नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल स्टडी जीके 2.0 में। दोस्तों, आज हमारा भारत के संवैधानिक विकास की लास्ट क्लास है, जो कि क्लास नंबर 9 है। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन योजना और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिससे आज हमारा भारत का संवैधानिक विकास यहीं से ख़त्म हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको एक अच्छी जानकारी मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर। तो बात करते हैं दोस्तों कैबिनेट मिशन 1946। तो दोस्तों 24 मार्च की बात कर रहे हैं, फरवरी नहीं। 24 मार्च 1946 को भारत आया है। कौन आता है? कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 को। 16 मई 1946 को योजना पेश की गई है कैबिनेट मिशन की। इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? पैंथिक लॉरेंस थे, जो कि नेतृत्व कर रहे थे। उस टाइम भारत सचिव हुआ करते थे। और स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे ये। और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। तो ये तीनों इसमें अच्छा दोस्तों, आपको ये बता दें कि कैबिनेट मिशन इसे क्यों कहा जाता है। तो जो ये 3 सदस्य हैं, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये क्या होते हैं कि ब्रिटेन के तीनों कैबिनेट मंत्री होते हैं। इसीलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन पड़ता है, क्योंकि तीनों लोग यहाँ पर अपने अपने कार्यभार को संभाल रहे हैं। तो इसकी कुछ शर्तें हैं, उसको आप जान लेते हैं। जैसे कंडीशन नंबर 1 है, भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। अंतरिम सरकार का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि जब तक कोई एक अस्थाई सरकार ना हो, तब तक के लिए उसे अंतरिम सरकार कहते हैं। तो भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। कंडीशन नंबर 2 है कि भारत में संघीय शासन होगा। संघीय मतलब क्या? जो संघ यानी कि यूनियन। इसमें क्या चीज़ें हैं कि 2 चीज़ें इसमें आती हैं, एक देसी रियासतें और दूसरा ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत में आपको पता है कि 11 प्रांत है और कमिश्नरी क्षेत्र जो हैं वो 4 हैं। और देसी रियासतें उस समय 562 और प्लस 3 यानी कि 565 हुआ करती थी। संघीय का मतलब क्या होता है कि राज्यों का एक संघ होगा। ये 562 प्लस 3 क्यों लिखा है? ये 3 आपको आगे जानकारी मिलेगी इसकी कि 3 कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों उस समय की ये 3 रियासतें हैं जो साइन करने से इनकार करती थीं। कौन कौन सी हैं? पहली है जूनागढ़, जिसमें जो है राजा हुआ करते थे उस टाइम, मोहम्मद महावत खान थर्ड। ये क्या होता है? दरअसल ये होता है कि इसमें क्या होता है कि जनता जो थी वो हिंदू जनमत संग्रह यानी कि हिंदू ज़्यादा हुआ करते थे उस टाइम में। 99% इंडिया में जो है हिंदू रहते थे उस समय। तो उसमें हिंदू अधिक थे। तो जो क्या होता है कि 99% जो थे वो भारत की तरफ रहने के लिए राजी थे, ना कि मुस्लिम लीग की तरफ। और दूसरी जो कि आगे चल के क्या होती है कि 20 फरवरी 1948 को इसे जो है विलय होता है भारत में। दूसरी है हैदराबाद। हैदराबाद में कौन हुआ करते थे उस टाइम? उस्मान अली हुआ करते थे। उनके पास एक आर्मी होती थी जिसका नाम था रजाकार आर्मी। इसे ऑपरेशन पोलो के तहत विलय किया गया भारत में। और तीसरी है कश्मीर, जिसमें हरि सिंह हुआ करते थे। ये भी नहीं मानते थे हैदराबाद की तरह कि हमारी एक, जैसे हैदराबाद कहता कि हमारी एक आर्मी है, वो सब झेल लेगी, जो भी होगा देख लिया जाएगा, इसलिए नहीं मानते। और तीसरी कश्मीर भी वैसी थी। हरि सिंह भी वैसे करते थे कि कह रहे थे कि ये हैदराबाद जैसे कर रही वैसे हम भी करेंगे। यानी कि क्या होता था, कुछ समय बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान की सीमा जो है जब बढ़ने लगी और इन्हें जो है पाकिस्तानी सैनिक जो है परेशान करने लगे आगे आकर चल के, तो ये कहते हैं कि ठीक है, हम जो है आप में मतलब भारत में मिलना चाहते हैं, तो हमें कैसे भी करके अभी बचाइए, आगे चल के हम भारत में मिलने के लिए साइन करेंगे। तो ये 3 जो है देसी रियासतें उस टाइम हुआ करती थी जो विद्रोह के कारण बन रही थी। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं कि प्रांतों के 3 समूह बनाए गए। कौन कौन से 3 समूह थे वो? ABC के करके दिया गया इसमें। तो ए जो समूह नंबर ए था, उसमें कौन कौन सी देसी रियासतें थी? तो बम्बई थी, मद्रास थी, संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रांत था, बिहार और उड़ीसा हुआ करता था। इसमें क्या होते थे कि ये जो प्रांत हुआ करता था,
तो इसमें बहुसंख्यक हिंदू थे, यानी कि हिंदुओं की संख्या बहुत अधिक थी। और जो बी है, ग्रुप बी है, उसमें पंजाब हुआ करता था, सिंध था, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत हुआ करता था। इसमें क्या थे कि मुस्लिम बहुसंख्यक थे, यानी कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था ये। और जो ग्रुप सी था वो बंगाल और असम हुआ करता था। जिसमें तो होता क्या है कि इसे कुछ दिनों के लिए, कहने का मतलब ये है कि ये कुछ दिनों बाद यानी कि अपना जो है ग्रुप चेंज कर सकते हैं। मतलब कि जो ग्रुप ए बी सी बना हुआ है, कि जैसे बंगाल चाहता है तो फिर ग्रुप ए में जा सकता है, असम चाहता है तो ग्रुप बी में जा सकता है, तो ऐसे ही हुआ था। तो इस चीज़ को कांग्रेस ने पहले क्या कर दिया कि कांग्रेस ने समूह की अनिवार्यता जो थी दी गई थी उसे रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, जो जिस ग्रुप में है वो उसी ग्रुप में रहना चाहिए, ऐसा कहा गया। तो पॉइंट नंबर 4 कहता है कि संघ और प्रांतों में शक्तियों को बंटवारा किया गया। बंटवारा कैसे होता है? जैसे संघ हुआ करता था तो उसमें 3 क्षेत्र थे, तो राज्य संचार था, रक्षा था और विदेश मामले थे, ऐसा था। आगे है कि जो शेष शक्तियाँ मतलब दी गई थी, दी गई थी जो, वो देसी रियासतों की थी। मतलब सबसे ज़्यादा पावर किसके पास हो गई भाई? देसी रियासतों के पास पावर हो जाती है, क्योंकि इस संघ के पास 3 ही क्षेत्र थे, यानी 3 ही शक्तियाँ दी गई थी। कौन कौन सी? संचार, रक्षा, विदेश मामले। बाकी जो शक्तियाँ थी, जो पावर्स थी, वो देसी रियासतों को मिल जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि यूनियन जो संघ यानी कि होता है वो तो सबसे कमज़ोर हो गया, और उससे थोड़ा ठीक ठाक कंडीशन में था प्रांत हुआ करता था, उसके पास कुछ पावर थी। लेकिन जो सबसे अधिक पावर हुआ करती थी वो थी देसी रियासतों की मिल रही थी। तीसरे नेहरू जी ने क्या कहा कि त्रिस्तरीय संघ के बारे में बताया कि ये एक त्रिस्तरीय संघ है। कंडीशन नंबर 5 कहती है कि पाकिस्तान की मांग जो है अस्वीकृत कर दी जाती है, क्योंकि जो पाकिस्तान की जो भी मांगे थी उसे स्वीकार नहीं किया गया था। कंडीशन नंबर 6 कहता है कि एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए, जिसमें कितने मेंबर होने चाहिए? 389 मेंबर उस टाइम हुआ करते थे। कौन कौन से थे, कैसे थे, वो भी देखने वाले। जैसे देसी रियासतों में क्या होती है कि 93 मेंबर्स देसी रियासत के थे, और ये कैसे आते थे? ये मनोनीत, जैसे कि मतलब कि नॉमिनेटेड हुआ करते थे, इनका कोई चुनाव वगैरह नहीं होता था। कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे? 4 थे। कौन कौन से थे? ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो बलूचिस्तान, दिल्ली, कुर्ग और अजमेर, ये चारों कमिश्नरी क्षेत्र के तहत आते थे। बाकी जो प्रांत में 292 सदस्य होते थे। इनका जो होता था ना, इलेक्शन होता था, सॉरी प्रांत का इलेक्शन नहीं, कमिश्नरी क्षेत्र का जो है इलेक्शन के तहत आते थे वो कमिश्नरी क्षेत्र वाले जो भी एरिया थे, बलूचिस्तान, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, ये इनका जो होता था वो चुनाव होता था। वो कैसा होता था? अप्रत्यक्ष चुनाव होता था, यानी कि डायरेक्ट चुनाव नहीं हुआ करता था, प्रत्यक्ष चुनाव हुआ करता था। मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ करता था, मतलब इनडायरेक्ट। उस टाइम क्या थी कि 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य, ये किस लिए बताया गया है कि जो 389 मेंबर बने हैं संविधान सभा के लिए, तो उसमें क्या होता था कि 10 लाख क्षेत्र मतलब आबादी पर एक सदस्य उसका बनता था, तब जाकर वो 389 सदस्य बने थे। कंडीशन नंबर 7 कहती है कि सांप्रदायिक समूह 3 रखे गए थे। कौन कौन से? एक साधारण, और दूसरा मुस्लिम, तीसरा सिख हुआ करता था। सिख में किसको माना गया है कि केवल पंजाब को ही सांप्रदायिक समूह में रखा जाता था उस टाइम में। 8वां है संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। इसमें क्या होता था कि जो मुस्लिम लीग थी वो बहिष्कार क्यों कर देती है, बहिष्कार करती है इस चुनाव का? क्योंकि उस टाइम में क्या थे कि रिजल्ट जो हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में जो चुनाव हुआ, तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ था कि कांग्रेस को जो है 208 सीट मिली थी, और मुस्लिम लीग को 73 मिली थी, और अन्य को 15 सीट मिली थी। तो इसमें मुस्लिम लीग तो उनको समझ में आ गया था भाई हम हार जाने वाले हैं यहाँ पर, तो इसलिए जो है मुस्लिम लीग इस संविधान सभा के चुनाव को मतलब बहिष्कार कर रही थी उस टाइम में। तो ब्रिटिश सरकार कहती है कि ठीक है आप बहिष्कार कीजिए, लेकिन हम इनके बिना ही ये चुनाव करवाएंगे ज़रूर। तो अब इसमें क्या होता है कि मुस्लिम लीग फिर आगे चल के मान जाती है कि भाई अब हमारी तो बात ही नहीं मान रहे हैं लोग, ऐसे अपना काम कर लेंगे हमारे बिना। तो इसलिए क्या होता है कि आगे चल के मुस्लिम लीग एग्री करती है इसमें। अब क्या होता था, अगस्त 1946 में जो कांग्रेस थी वो कैबिनेट मिशन और
और कैबिनेट मिशन को जो है एक्सेप्ट कर लेती है। जो भी चीज़ें पहले अगस्त जो है डिसएग्री थी तो एग्री हो गई थी कैबिनेट मिशन को लेकर। आगे आ जाते हैं। तो जिन्ना का एक स्टेटमेंट था कि बॉम्बे से वो घोषणा करता है, क्या घोषणा करता है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस होगा। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस लिए मनाया गया तो भाई इसके लिए क्यों कहा गया था, जिन्ना ने क्यों घोषणा की थी, क्योंकि इन्हें पता था कि कांग्रेस में जो है अधिकतर हिंदू हैं, तो हमारी बातों को रखेंगे कि नहीं रखेंगे, इसके लिए क्या किया था कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को इसने बनाने की बात कही थी कि ऐसा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस होगा, ऐसा इन्होंने बोला गया था। और इस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को जो है द ग्रेट कैलकाटा किलिंग के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ शुरू होता है, कलकत्ता शुरू होता है, जहाँ कहाँ से, कलकत्ता से, तो राजा बाज़ार से शुरू होता है। उस टाइम बंगाल के सीएम हुआ करते थे एच.एस. सुहरावर्दी, और न्यूज़पेपर में इसका जो है बताया गया था, जो न्यूज़पेपर में, तो स्टार ऑफ इंडिया में इसका मतलब जो है दिखाया गया था इस चीज़ को। बंगाल गवर्नर उस टाइम कौन हुआ करता था, फ्रेडरिक बरोस हुआ करते थे। और इसमें क्या हुआ था कि जो इस टाइम में पुलिस को जो है छुट्टी दे दी जाती थी। छुट्टी दे दी जाती थी किस लिए कि इसमें इन लोगों ने आगे चलकर क्या किया था कि ऑर्चर लॉन्ग मूवमेंट चलाया था इन्होंने। उसमें बताया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे उस मूवमेंट में। आगे चल के वही जो है ना स्टार ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर था उसमें दर्शाया गया था। आगे एक पॉइंट कहता है कि 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन हुआ। कब हुआ है, घोषणा कब हुई थी इसकी, 14 जो अंतरिम सरकार बनी थी इसकी घोषणा होती है 24 अगस्त 1946 को। अगर बात करते हैं गठन की बात आती है तो 2 सितंबर 1946 का इसका गठन हुआ था। कौन कौन से वो मेंबर हम आप देख लेते हैं। ये अंतरिम सरकार के सदस्य थे जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जिसमें इनको क्या मिला था, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, और विदेश विभाग जो है राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले देखा करते थे। वल्लभ भाई पटेल को क्या मिला था, गृह मिला था, यानी कि होम मिनिस्टर होम गृह मंत्रालय जो मिला था इनको, और सूचना एवं प्रसारण का मंत्रालय मिला था। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय मिला था। डॉक्टर जॉन को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय मिला था। सिराज गोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय मिला था। और C.H. भाभा को कार्य खनन एवं शक्ति का मंत्रालय मिला था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला था। आसफ अली को रेलवे का मंत्रालय मिला था। और जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय मिला था। इसमें क्या है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है जिनको हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय मिला था, और डॉक्टर जॉन को इनको पूछा जाता है डॉक्टर जॉन को कौन सा मंत्रालय इस टाइम मिला करता था। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर याद करिएगा। लियाकत अली को वित्त मंत्रालय मिला था। टी चुंद्रीगर को वाणिज्य मंत्रालय। अब्दुल रब नस्तर को संचार मंत्रालय मिला था। और गजानफर अली खान को स्वास्थ्य मंत्रालय, और जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय मिला था। तो ये हमारे अंतरिम सरकार के 14 सदस्य थे जिनको मंत्रालय जो भी मिले थे उनके सामने दिए गए हैं ये चीज़ें। आगे चल के क्लेमेंट इटली की घोषणा होती है, कब होती है, 20 फरवरी 1947 को होती है, जिसमें बताया गया है 30 जून 1948 को स्वतंत्र कर देंगे, ऐसी बात। तो क्लेमेंट इटली घोषणा कर देता है कब, 30 जून 1948 को, कि भारत को स्वतंत्र कर देंगे हम। आगे आ जाता है फिर भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें क्या होता है कि माउंट बेटन योजना आती है, जिसमें डिकी बर्ड प्लान एक तैयार किया जाता है। उसमें 2 सदस्य होते, एबल और स्माय। इसको शिमला मतलब शिमला सम्मेलन भी कहते हैं। यहाँ पर नेहरू जी ने इसे जो है स्वीकृत नहीं किया था, मतलब स्वीकार नहीं किया था, और इन्हें कहा गया था कि ये जो योजना है मतलब डिकी बर्ड प्लान, इसे बाल्कन प्लान की संज्ञा देते हैं। डिकी बर्ड प्लान क्या होता है कि ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में ज़रूर, इसको आप याद कर लीजिएगा। सभी प्रांत जो है इसमें कहा जाता है कि सभी जो प्रांत हैं वो स्वतंत्र हैं, यानी कि स्वतंत्र कैसे, कि वो स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि हम भारत की तरफ जाना है हमें, ये मतलब भारत की तरफ रहना है या फिर पाकिस्तान की तरफ रहना है, ऐसा कहा गया। तो नेहरू जी ने इसे रिजेक्ट कर दिया था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए।
आगे क्या होता है कि 3 जून 1947 को जो है दूसरी योजना आती है, यानी कि माउंटबेटन योजना में क्या होती है कि 3 जून 1947 को इसमें 2 शर्तें रखी जाती हैं। कौन कौन से 2 शर्तें हैं, मतलब 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, वो हैं एक विभाजन का, एक स्वतंत्रता का। तो इटली ने इसे 4 जुलाई 1947 को, यानी कि जो ब्रिटेन का जो निम्न सदन होता था, कौन सा हुआ करता था कि हाउस ऑफ कॉमन्स, मतलब HOC इसे कहा जाता है। तो ये क्या होता है कि पेश हुआ है, कब हुआ है पेश, 4 जुलाई 1947 को इटली ने इसे हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया है। फिर 15 जुलाई को जो है 15 जुलाई 1947 को HOC में ये पास हो जाता है, और 16 जुलाई 1947 को HOL, यानी कि जो उसका उच्च सदन था ब्रिटेन का, उसे HOL कहते थे, तो उसमें भी पास हो जाता है। ये उच्च सदन में भी पास हुआ और निम्न सदन में भी पास हो जाता है। 18 जुलाई 1947 को इसे शाही स्वीकृति मिल जाती है सम्राट के साइन के साथ, यानी कि सम्राट जो है इस पर हस्ताक्षर करके शाही स्वीकृति दे देता है। और वो किस चीज़ में होती है, धारा 8 सबसेक्शन 1 में होती है। वो ये ज़रूर पूछा जाता है कि कौन से सेक्शन से हुई है, तो धारा 8 का जो 1 है उसमें ये चीज़ें दर्शाया गया, बताया गया है। इसके तहत जो है शाही स्वीकृति मिली थी। अगला पॉइंट है कि स्वतंत्रता के बाद 2 अधिराज्य होंगे। 2 अधिराज्य के मतलब आप समझ रहे हैं ना, डोमेनियन कौन कौन से, एक भारत होगा, एक पाकिस्तान होगा, और दोनों, अगला पॉइंट कहता है कि दोनों अधिराज्य के अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। अच्छा, इन्हें ये भी बात बताई गई है कि अगर आप सहमत हैं तो हम एक गवर्नर जनरल पर दोनों चीज़ें चलवा सकते हैं, मतलब दोनों कार्य, जो दोनों लोग को हम कार्यभार देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने कह दिया नहीं भैया, हमें तो अलग अलग चाहिए। तो भारत के उस टाइम गवर्नर जनरल कौन बने थे, यानी कि सिराज गोपालाचारी बने थे। तो भारतीय गवर्नर जनरल पहले कौन बनते हैं, सिराज गोपालाचारी। और पाकिस्तान का जो गवर्नर जनरल बनते हैं वो कौन बनता है, मोहम्मद अली जिन्ना। उस टाइम PM कौन हुआ करते थे पाकिस्तान के, लियाकत अली। और भारत के इस टाइम कौन हुआ करते थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे PM। अगला पॉइंट है कि संविधान बनने तक 1965 एक्ट के तहत ये चलेगा, यानी कि सारी चीज़ें जो है वो संविधान बनने तक, जब तक नहीं बनता है तब तक 1965 के अधिनियम के रूपरेखा पर ये चलता ही रह जाएगा। और जब बन जाएगा तो इसे जो संविधान के अकॉर्डिंग फिर चलेगा, इसको फिर मान्यता इसकी ख़त्म कर दी जाएगी। तो ये रहा दोस्तों हमारा भारत का संवैधानिक विकास, जो आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हम आगे की वीडियो कंटिन्यू रखें।